सुप्रभात विद्यार्थियों। आइए आज हम पढ़ते हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य। सबसे पहले हम इसका प्रतिपाद्य समझ लेते हैं। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आग्रह किया कि वे भी अपनी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता आत्मकथ्य। ये कविता सन 1932 में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में प्रसाद जी ने अपने जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी शैली के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने ललित, सुंदर और नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन शब्दों और बिंबों के प्रयोग के साथ उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक और कवि के द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी ओर एक महान कवि की विनम्रता है। तो आइए अब हम इस कविता का भावार्थ समझते हैं। कविता की पहली पंक्ति में वे कहते हैं कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानियाँ अपनी। प्रसाद जी अपने व्यक्तित्व की झलक प्रस्तुत कर रहे हैं। वे अपनी जीवन गाथा, सुख दुख और आकांक्षा के भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे मेरे मनरूपी भंवरे, तुम गुनगुनाकर अर्थात अपनी गुंजार द्वारा जीवन की कौन सी कथा कहना चाहते हो। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मेरे जीवन रूपी वृक्ष की पत्तियां झड़ रही हैं, अर्थात मेरे जीवन में दुख, निराशा और सूनापन है। मेरे जीवन में वेदना का अंत नहीं है। अगली पंक्ति में वे कहते हैं, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। वे कहते हैं कि संसार दूर दूर तक फैले हुए आकाश के समान है। इसमें असंख्य जीवन इतिहास अर्थात मनुष्य रहते हैं। वे दुखों से पीड़ित हैं। इसके बाद भी वे अपनी आत्मकथा लिखते हैं। लेकिन इस संसार के लोग निष्ठुर हैं। वे उनके प्रति सहानुभूति रखने की अपेक्षा उनका उपहास करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। तो एक प्रकार से जो लोग आत्मकथा लिख रहे हैं, ये आत्मकथा लिखकर अपना ही उपहास उड़वाते हैं। आगे भी कहते हैं कि तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। ये सब जानते हुए भी आप चाहते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं और आत्मकथा में अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरियों, अपने दोषों को लोगों के सामने उजागर करूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। मेरी आत्मकथा को सुनकर क्या तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी, अर्थात मेरी आत्मकथा को सुनकर तुम्हें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तुम पाओगे कि मेरा जीवन रूपी घड़ा पूरी तरह से खाली है, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं है, अर्थात मेरा अंतर्मन भाव रहित है। मेरा जीवन आनंद विहीन और रसहीन है। अगली पंक्ति में वे बड़ी सुंदरता से अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। वे कहते हैं कि जब मैं आत्मकथा लिखूंगा तो संभव है कि मैं ऐसे व्यक्तियों की चर्चा करूंगा जिन्होंने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है, मेरे जीवन रूपी गागर को खाली किया है, अर्थात मेरी रचनाओं का रस लेकर स्वयं को समृद्ध किया है। तो जब वे मेरी आत्मकथा पढ़ेंगे तो ऐसा न हो कि वे समझें कि उन्होंने ही मेरा जीवन भाव रहित किया है, अर्थात उन्होंने मेरे साहित्यिक जीवन से स्वयं को लाभान्वित किया है। आगे वे कहते हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। वे स्वीकार करते हैं कि उनके जीवन में भी अतीत की मधुर स्मृतियाँ थी, सुख की चांदनी बिखरी थी, उन्हें भी प्रिय का साथ प्राप्त हुआ था, किंतु वे उल्लास परिहास और प्रेम भरी अनुभूतियों का वर्णन करने में असमर्थ हैं। वे नहीं चाहते कि दुनिया के सामने इसको प्रस्तुत करें, क्योंकि ये सुख के क्षण बड़े अल्पजीवी थे। अगली पंक्ति में वे कहते हैं कि यह विडंबना अली सरलते तेरी हंसी उड़ाओं में, भूले अपनी
या प्रवचना औरों को दिखलाऊं मैं। वे कहते हैं कि जब मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो लोग मेरी सरलता की, मेरे निष्कपट व्यवहार की हंसी उड़ाएंगे। और आत्मकथा लिखने की विडंबना ये है कि लिखने वालों को अपनी भूलों के बारे में भी चर्चा करनी होती है और जिन लोगों ने उन्हें धोखे दिए हैं उनका भी जिक्र करना होता है। लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता, क्योंकि ना इससे मुझे कोई लाभ प्राप्त होगा और ना ही पाठकों को। आगे वो कहते हैं कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। वे कहते हैं कि मैंने अपने प्रिय के सौंदर्य और उसका साथ पाने का सुख का स्वप्न देखा था, लेकिन वो स्वप्न साकार ना हो सका। मैं उसे आलिंगन करना चाहता था, अर्थात मैं उस सुख के समय के साथ जीवन बिताना चाहता था, लेकिन वह सुख का स्वप्न साकार ना हो सका। आगे कवि कहते हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। वे अपने प्रिय के सौंदर्य को याद करते हुए कहते हैं कि उनके प्रिय के गाल लालिमा युक्त थे। प्रातः काल के सूर्योदय की लाली भी उसके समक्ष फीकी पड़ जाती थी और ऐसा प्रतीत होता था मानो उषा भी उनके प्रिय के लालिमा, उनकी सुंदरता को मांग रही हो। अगली पंक्ति में वे कहते हैं कि उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। यहाँ पर 3 शब्द हैं, पाथेय, पथिक और पंथा। पंथ माने रास्ता, पथिक माने यात्री या राहगीर और पाथेय माने मार्ग में ले जाने वाला भोजन, संबल, सहारा, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो जिस प्रकार से एक व्यक्ति लंबी यात्रा करता है और थक जाता है तो उसे पाथेय की आवश्यकता होती है, उसे भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन ग्रहण करने के बाद वो अपनी यात्रा को दोबारा से जारी करता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ प्रसाद जी मानते हैं कि उनका जीवन कष्टमय और संघर्षपूर्ण रहा है, जिससे वे अपने आप को इस जीवन संघर्ष का थका हुआ पंथी मानते हैं, थका हुआ राहगीर मानते हैं और जीवन की विगत सुखद स्मृतियाँ जो हैं वो उनके लिए एक प्रकार से पाथेय का काम करती हैं। इसी के सहारे वो अपना शेष जीवन बिताना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंधा की। यहाँ कंधा शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, जिसका अर्थ होता है हल्का गद्दा, बिछावन या गुदड़ी बोलते हैं जैसे। ये सामान्य तौर पर फटे पुराने कपड़ों की कई तहों को सीकर बनाया जाता है और जब भी हम इसकी सिलाई उधेड़ते हैं तो हमें अंदर फटे पुराने कपड़े मिलते हैं। तो वे कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो मेरे अंतर मन की व्यथा समाज के समक्ष उजागर हो जाएगी, लोग उसकी समीक्षा करेंगे और ये वो व्यथा है जिसे मैंने सुनहरी यादों के आवरण से ढक रखा है। अगली पंक्ति में वे कहते हैं कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। वे कहते हैं कि मेरा छोटा सा जीवन है और इसमें कोई बड़ी कथाएं मेरे जीवन में नहीं हैं। मुझे तो लगता है कि अच्छा यही होगा कि मैं स्वयं मौन रहूँ और दूसरे जो आत्मकथा लिख रहे हैं मैं उनकी आत्मकथा सुनता रहूँ। अंतिम पंक्तियों में वे कहते हैं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। वे कहते हैं मेरी भोली और सरल आत्मकथा को सुनकर आप क्या करेंगे, और एक तो अभी समय भी नहीं है। कवि के अनुसार हर बात को कहने का एक समय होता है। ठीक उसी प्रकार से आत्मकथा लिखने का समय भी तब होता है जब हमारे पास जीवन के अनुभव होते हैं और ये अनुभव सामान्य तौर पर हम अपने जीवन के उत्तरार्ध में लिखते हैं। तो वो कहते हैं कि अभी समय भी नहीं हुआ है और मेरी मौन व्यथा मन के कोने में कहीं मेरा दुख सोया हुआ है। जब मैं आत्मकथा लिखूंगा तो मुझे इसको जगाना पड़ेगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं अपनी आत्मकथा लिखने की मनस्थिति में नहीं हूँ। ये था इस कविता का भावार्थ। आशा है आपको समझ में आया होगा। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।